अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन। अब से चंद घंटों में पाकिस्तान में एक बड़े नए अहम सियासी दिन का आगाज होने वाला है। 19 जनवरी 2024, जुम्मे के दिन का, फ्राइडे के दिन का। गुज़श्ते 24 घंटे की पाकिस्तानी सियासत पे पाकिस्तान ईरान कॉन्फ्रंटेशन और टेंशन्स की छाप रही है। चीज़ें उसकी साए में इवॉल्व कर रही हैं और लग ये रहा है कि अगला 24 घंटे जो हैं वो भी इसी साए में गुजर जाएंगे। और शायद हो सकता है कि कई आने वाले दिन और हफ्ते जो हैं उसमें ये डेवलपमेंट्स इससे रिलेटेड मुरतब होती रहें। कि मैं क्यों कह रहा हूँ, पाकिस्तान के सो कॉल्ड केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, उन्हें तलब कर लिया गया है बैक इनटू इस्लामाबाद। रिपोर्टेड तो यही है अखबार में कि उन्होंने फौरी तौर पे बहुत ज़रूरी समझा और उन्होंने अपने डेवोस का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसे उन्होंने कट शॉर्ट किया और कट शॉर्ट करके वो इस्लामाबाद पहुंचे और उन्होंने फ्राइडे के दिन में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्ट्रोक कमेटी की मीटिंग उन्होंने कॉल कर ली है, जिसमें पाकिस्तान के तीनों सर्विस चीफ्स, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, कैबिनेट से मिलेंगे। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जलील अब्बास जिलानी साहब, जो अपने विजिट को कट शॉर्ट करके युगंडा के शहर कंपाला से, जहां वो नॉन अलाइंड मूवमेंट की एक मीटिंग में थे, वहां से वो वापस पहुंच रहे हैं। मैं जो कुछ आपके सामने इस वीलॉग में रखूंगा, और मुझे हर वीलॉग के शुरू में कहना चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं लिख के लगा दिया करूँ शुरू में कि ये डिस्क्लेमर, कि जो कुछ भी मैं आपके सामने रखता हूँ ये मेरी ओपिनियन और मेरा एनालिसिस है। इसके लिए मैं बहुत से फैक्ट्स इकट्ठे करता हूँ। आज सुबह से जब से मैं उठा हूँ, गुज़िश्ता तकरीबन 9 घंटे से मैंने इस तमाम मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की है, इसे समझने की कोशिश की है, परखने की कोशिश की है, बहुत से लोगों से बात की है, बहुत से रिसोर्सेज को मैंने चेक किया है। और जो कुछ, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये सम टोटल है मेरी रिसर्च का, मेरे एनालिसिस का। और इसको आप मेरा एनालिसिस समझें। मेरे और आपके दरम्यान में पॉइंट्स कन्वर्ज कर सकते हैं, पॉइंट्स डाइवर्ज कर सकते हैं। किसी पॉइंट पे आप मुझसे एग्री करेंगे, बहुत से पॉइंट्स में हो सकता है आप मुझसे डिसएग्री करें, लेकिन हम एक डिस्कोर्स को शेप कर रहे हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिक्स एंड द स्ट्रेटेजिक सिचुएशन अराउंड पाकिस्तान एट द मोमेंट। तो ये इस तमहीद के साथ मैं बहुत से फैक्ट्स अब आपके सामने रख सकता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि गुज़श्ते 24 घंटे की सियासत जो है वो ईरान पाकिस्तान कॉन्फ्रंटेशन के नतीजे में शेप हो रही है। तो जब पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, 22nd प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जनाब इमरान खान ने अडयाला जेल में अखबारी रिपोर्टर्स के साथ उन्होंने मुख्तसर मुलाकात की, तो वहाँ उन्होंने ईरान ने जो पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की हैं उसको उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कंडेम किया, और पाकिस्तान की जो काउंटर स्ट्राइक है उसकी उन्होंने तायद की। यहाँ तक तो बात बिल्कुल समझ आती है। लेकिन इमरान खान बीइंग इमरान खान, बिकॉज ये सब कुछ तो बाकी पॉलिटिशियन ने भी किया है, खा वो बिलावल भुट्टो हों, ख्वाजा आसिफ हों, शहरी रहमान साहिबा हों और बहुत से लोग हों। लेकिन जहन में रखिए कि नवाज शरीफ साहब ने ईरान के ऊपर पाकिस्तान की काउंटर स्ट्राइक के हवाले से ज़ाती तौर पे कोई कमेंट नहीं किया, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। मैं इसके ऊपर भी आऊँगा, बट वेट फॉर दैट मोमेंट। सो इमरान खान ने ये क्वेश्चन रेज किया अखबारी रिपोर्टर से बात करते हुए कि जो सब कुछ हुआ ये बहुत अफसोसनाक है, लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ, हमें ये सोचने की जरूरत है, हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। अखबार ने वर्ड कोट किया है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि पाकिस्तान और ईरान ब्रादर इस्लामी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इस नहज के ऊपर कैसे आ गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने रेज किया है। और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा ने भी रेज किया है। जब बहुत से कमेंट छपे हैं लोगों के, उनके सामने आए हैं, तो डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा ने कहा है कि क्या ईरान ने स्ट्राइक कर ली, पाकिस्तान ने स्ट्राइक कर ली, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ममालिक इसी तरह से, जो कुछ, क्या वजह है कि ये दोनों ममालिक ने अपने अपने मुखालिफिन को अपनी सरजमीन के ऊपर जगह दी हुई है, और क्या ये मामला इसी तरह से चलते रहेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने कॉमेंट रेज किया। बहरहाल, लेट मी कम बैक टू प्राइम मिनिस्टर काकड़। सो मैंने जैसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर काकड़ को तलब कर लिया गया है। अब अखबारी रिपोर्ट के हवाले से यह है कि प्राइम मिनिस्टर काकड़ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इजलास को, एनएससी को तलब किया है। लेकिन इसको हम आप एनालिसिस कर रहे हैं तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बेसिकली तौर पे उनको तलब कर लिया है। इन अदर वर्ड्स आप ये कहिए कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर यूं तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी होंगे, पाकिस्तान के नेवल चीफ भी होंगे, एयरफोर्स चीफ भी होंगे। और एयरफोर्स को क्रेडिट किया गया कि ईरान के अंदर जो काउंटर स्ट्राइक की है एयरफोर्स ने की है। मुझे वैसे लग रहा है कि किलर ड्रोन्स की बात हो रही है, शायद या आर्मी के अपने किलर ड्रोन्स होंगे, एयरफोर्स इनको ऑपरेट करती है या इनको आर्मी ऑपरेट करती है। आई एम नॉट वेरी क्लियर ऑन दैट, लेकिन कई दफ़ा आर्मी के पास भी इस किस्म की फैसिलिटीज होती हैं। बहरहाल एनी केस, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कहने को तो चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ भी हैं, एयरफोर्स चीफ भी हैं, नेवल चीफ भी हैं, पाकिस्तान के डिफेंस सेक्रेटरी भी होंगे, कैबिनेट भी होगी, प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, और उसमें फॉरेन मिनिस्टर भी होंगे। लेकिन मीटिंग का जो सबसे प्रिंसिपल कैरेक्टर है जिसने ये मीटिंग कॉल की है वो तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है। और गुज़श्ता 48 घंटे में जो कुछ हुआ उसमें जनरल आसिम मुनीर की जो वजन में, उनकी अहमियत में
बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अब तक जब तक आसिम मुनीर साहब ने इक़्तिदार संभाला है एज पाकिस्तान चीफ एंड किंग समवेयर इन नवंबर ऑफ 2022, उसके बाद नवंबर 22 से लेके मई 9 मई 2023 तक उनकी सिचुएशन रिलेटिव वीकनेस की सिचुएशन रही, कंफ्यूजन की सिचुएशन रही। ही वाज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स इन कोर कमांडर्स। फिर 9 मई की जो वाकया, जिसको मेरा एनालिसिस कहता है कि वो नाटक था एक पॉलिटिकल, उसके जरिए उन्होंने सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के पूरे ढांचे पे एक मुकम्मल कंट्रोल उन्होंने हासिल कर लिया। अब ये दूसरा मोमेंट है जहां उस वक्त तो नैरेटिव ये शेप हुआ कि पाकिस्तान के अंदर से सियासी दुश्मन जो हैं, जो इररिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तान की सियासी जमात जो है, उसने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के इदारों पर, कौमी सलामती के इदारों के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन अब तो वाकई बाहर से हमला हो गया है। तो इस लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट है। उस हमले का उन्होंने एक दंदान शिकन जवाब भी दे दिया है। अब वो इस वक्त साइमल्टेनियसली वो महमूद गजनवी भी बन चुके हैं, सलाहुद्दीन अयूबी भी बन चुके हैं, ज़हीरुद्दीन बाबर भी बन चुके हैं, शहनशाह अकबर भी बन चुके हैं। तो ये वो एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसके दरमियान फ्राइडे की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा है। अब वैसे तो चीन ने पाकिस्तान को, जितने भी पाकिस्तान के एक्स डिप्लोमेटिक सोफरा हैं, एम्बेसडर्स हैं, फॉरेन पॉलिसी पे कमेंट करने वाले लोग हैं, उन सब की ओपिनियंस छप चुकी हैं। सभी ये चाहते हैं कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन हो, एंगेजमेंट हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है और दोनों मुल्क जो है बातचीत करके अपने मामलात को आगे बढ़ाएं। और इस हवाले से ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बहुत ही कॉन्सिलिएटरी किस्म की स्टेटमेंट जो है उन्होंने इशू भी की है, जो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जिसमें उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि पाकिस्तान और ईरान दोनों बरादर इस्लामी मुल्क हैं, हमें दुश्मनों को ये मौका नहीं देना चाहिए। क्लियरली इशारा उन्होंने अमेरिका और इसराइल की तरफ किया। अमेरिका का नाम उन्होंने लिखा नहीं है, इसराइल का नाम उन्होंने वहां पे लिख दिया है कि हमें जायनिस्ट एजेंडे का जो है शिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ग्राउंड स्वेल ओपिनियन, डिजायर पाई जाती है कि ईरान को डिप्लोमेटिकली एंगेज किया जाए। चीन ने इस हवाले से दोनों मुल्कों को ऑफर कर दिया है कि अगर दोनों मुल्क विलिंग हो तो हम एक मीडिएट करवा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो रियलिस्टिक असेसमेंट करने वाले लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी और शक है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस किस्म के इन्फ्लुएंसेस के कंट्रोल में है, शायद ईरान के साथ चीज़ों को सेटल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। कमिंग बैक टू पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर का ये मोमेंट ऑफ विक्ट्री है। गुज़िश्ता 22 महीने से पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मसलसल नैरेटिव की मार पड़ रही है। उन्होंने हर किस्म के गीत, गाने, तराने, ट्वीट, मुख्तलिफ चीज़ें करके देख ली, लेकिन कहीं पर उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब ये पहली उनको अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो एक बहुत बड़ी पीआर एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने आप को मुल्क का कस्टोडियन, डिफेंड करने वाला बड़ा जिम्मेदार किस्म का बना के दिखा सकते हैं। सो क्या वो इस मोमेंट को इतनी जल्दी जाने देंगे या इस पे वो मजीद कैपिटलाइज करेंगे? रियलिज्म तो ये कहती है कि वो इसके ऊपर कैपिटलाइज करेंगे। इसके अलावा सोर्सेज मुझे कहते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान में 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट शख्सियात एग्जिस्ट करती हैं, फॉरेन पर्सनालिटीज़ हैं, फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हैं। एक तो अमेरिका के और ये तीनों इन्फ्लुएंसेस मिलके पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को ड्राइव कर रहे हैं। एक उसमें अमेरिका के सफ़ीर हैं जनाब डोनाल्ड ब्लूम साहब, एक उसमें बरतानिया की हाई कमिश्नर हैं जनाब जेन मैरियट साहिबा, और तीसरे जो हैं, और जेन मैरियट की बड़ी स्पेशलाइजेशन है कि उनको ट्रबल स्पॉट्स में भेजा जाता है। वो ट्रबल स्पॉट्स की पॉलिटिक्स को उसको कंट्रोल कर लेती हैं, उसमें से डायरेक्शन जो है वो डिराइव करती हैं। ये उनकी वजह शोहरत है। और तीसरे जो शख्स हैं वो हैं नवाफ सईद अल मलिकी। मैं एक्जैक्टली नाम उनका पढ़ के सुना दूँ आपको। नवाफ बिन सईद अल मलिकी, जो सऊदी अरब के पाकिस्तान में एम्बेसडर हैं। नवाफ भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं बिकॉज वो बड़े सीनियर लेवल पे रिटायर हुए एज ए नेवल ऑफिसर, गालिबन एडिशनल एडमिरल थे वो, या एडिशनल एडमिरल थे, या जॉइंट एडमिरल थे, वटेवर। और वो रिटायरमेंट के बाद वो उनको डिप्लोमेटिक सर्विसेज में इंडक्ट कर दिया गया। इससे पहले वो पाकिस्तान के अंदर डीए, डिफेंस अटैचे रह चुके हैं। उन्होंने यहाँ पे बहुत वैल्यूबल किस्म के कॉन्टैक्ट कल्टीवेट किए हैं। और सितंबर 2023 में नवाफ अल मलिकी जो है, उनको सऊदी हुकूमत ने 2 बरस के लिए उनकी खिदमत के नतीजे में पाकिस्तान में एक्सटेंशन दी। इसका मतलब है कि समझा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बरतानिया, अमेरिका और सऊदी अरब तीनों जो हैं वो ईरान को, गो के सऊदी अरब और ईरान ने कुछ ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश की है, और ईरान आजकल सऊदी अरब के खिलाफ इतना बोल नहीं रहा, लेकिन इससे भी चीज़ें ठीक नहीं हुई। ये तीनों ईरान को एक्सेस ऑफ ईविल समझते हैं। एक ज़माने में एक स्टेटमेंट आपने सुनी होगी कि आप इस सरपेंट का या ईविल का सर ही क्यों नहीं काट देते। ये एक डिज़ायर थी जो सऊदी अरब से ईरान के हवाले से ये डिज़ायर एक्सप्रेस की गई थी बहुत साल पहले। आप में से शायद कुछ लोग इसमें वाकिफ हो। तो जो एनालिस्ट हैं, जो रियलिस्टिक एनालिस्ट हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी और फिक्र है
कि चीज़ों को ठीक नहीं होने दिया जाएगा, चाहे ईरान चाहे भी। और ईरान भी कोई इतना हाजी पीर नहीं है। ईरान नेवी की बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन ये है कि वो खुल के हमला नहीं करते, और उन्होंने एक प्रॉक्सी वॉरफेयर को, मतलब 1980 से 1987 तक की उनकी जो ईरान इराक जंग है, उसके बाद ईरान ने सीखा है कि ये जो बैटल ग्राउंड कॉन्फ्रंटेशन जंग होती है बड़ी महंगी पड़ती है। इसलिए वो पूरी दुनिया में मशरक़ वस्ता में एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट खेल रहे हैं अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, अगेंस्ट द अरब कंट्रीज एंड अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल एंड यूएई, बेसिकली कि सऊदी अरब, उनके एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट है। और उन्होंने जगह जगह वो प्रॉक्सी जो है वो पाले हुए हैं। तो कोई हाजी इसमें कोई भी नहीं है, ये कहना बड़ा ज़रूरी है। अब इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए जो एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि अगर तो वाकई हम चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों, फिर तो ईरान और पाकिस्तान के दरम्यान में हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट और एक समिट मीटिंग होनी चाहिए, जिसके बाद दोनों कंट्रीज एक कमीशन कायम कर दें, कमेटी कायम कर दें, जो देखे कि ईरान की क्या ग्रीवेंसेस हैं, पाकिस्तान की क्या ग्रीवेंसेस हैं। और दोनों कंट्रीज जो, जिस तरह की डॉक्टर शीरी मजारी साहबा ने क्वेश्चन उठाया कि आखिर इससे क्या पता चला कि दोनों ममालिक जो हैं अपने अपने दुश्मनों को, डिसिडेंट्स को उन्होंने पाला हुआ है, और क्या ये स्टेटस को ऐसा ही रहेगा। स्टेटस को ऐसे रहने का मतलब ये है कि उन्होंने हम पे स्ट्राइक की, हमने उन पे काउंटर स्ट्राइक कर ली, उन्होंने कहा कि हमने ईरानियन दहशतगर्दों को मारा है, हमने कह दिया कि हमने पाकिस्तानी बलोच दहशतगर्दों को मारा है, अल्लाह खैर सल्ला। इसका क्या मतलब है कि वो वही कुछ करते रहेंगे जो वो पहले कर रहे थे, और हम वही कुछ करते रहेंगे जो हम करते चले आए हैं। लेकिन ये जो वो कर रहे थे और जो हम कर रहे थे, इसके नतीजे में गुज़िश्ता 20 बरस से तो एक स्टेटस को चला आ रहा था, उसके दरम्यान में एयर स्ट्राइक्स नहीं हुई। ऐसा हमने क्या किया गुज़िश्ता 20-22 महीने में कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर मजबूर हो गया, और उसने डेस्परेशन में ब्लेंडर किया, बहुत बड़ी गलती की, उसने जुर्म किया। लेकिन वो इस एक्ट ऑफ डेस्परेशन तक क्यों पहुंचे, इसकी क्या वजह है। जो एनालिस्ट हैं सीरियस, उनका ख्याल है कि ये जो 3 इन्फ्लुएंसेस मैंने भी आपको बताए हैं, ये मसलसल जो है ना, इन चीज़ों को कल्टिवेट किया इस स्टेज के, जिसकी वजह से हम इस पॉइंट ऑफ डेस्परेशन पे पहुंचे। अब यहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस कि हम देखें कि 2 किस्म की थेरीज एग्जिस्ट करती हैं। एक है थेरी ऑफ इनोसेंस। थेरी ऑफ इनोसेंस की कहती है कि ईरानियंस को रीजन के अंदर बदमाशी करने की आदत हो गई, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट की, उनका दिमाग खराब था। आउट ऑफ एरोगेंस, शेयर एरोगेंस में, गरूर में, उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्राइक उन्होंने की, और जवाबन पाकिस्तान वाज कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग, और पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया। अल्लाह खैर सल्ला, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है। अब आगे बात करते हैं। यह है एक थ्योरी ऑफ इनोसेंस, थ्योरी ऑफ सिंप्लिसिटी और थ्योरी ऑफ इनोसेंस। थ्योरी ऑफ रियलिज्म क्या कहती है? थ्योरी ऑफ रियलिज्म ये कहती है कि स्टेटस को था, ईरान ने एंटी पाकिस्तानी एलिमेंट्स को सपोर्ट किया हुआ था हल्का फुल्का, पाकिस्तान ने एंटी ईरान एलिमेंट्स को सपोर्ट किया था, दोनों इसके साथ खेल रहे थे। ये स्टेटस को 20 बरस से चल रहा था। ईरान की एक स्ट्रेटेजिक स्पेस उन्होंने हिंदुस्तान को भी दे रखी थी, जिस वजह से एक हिंदुस्तानी स्पाई मास्टर जो है वो ईरान से ऑपरेट कर रहा था, पोर्ट चहाबार वॉटेवर। तो ये स्टेटस को तो चल रहा था। ऐसा क्या हुआ पिछले 20 महीने में कि ये स्टेटस को डिस्टर्ब होकर बात यहाँ तक पहुंची? ये एनालिस्ट ये कहते हैं कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक नेटवर्क है, उसमें इंटेलिजेंस भी नेटवर्क, वैसे उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, मैं भी आपको बताता, लेकिन उसके अंदर इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि करमान के अंदर जो उनके ऊपर बहुत बड़ा दहशतगर्दी का हमला हुआ है, प्रॉबेबली 3 जनवरी को, जब जनरल कासिम सुलेमानी की एनिवर्सरी थी, ये पाकिस्तानी बलूचिस्तान के अंदर से कंसीव किया गया है, स्टेज किया गया है, ऑपरेशनलाइज किया गया है। ऐसा क्यों है? मैंने पूछा है कि ये क्यों उनको शक है। उसकी वजह यह है कि उनके खिलाफ जो बाकी अमेरिकन इजरायली प्रॉक्सी एलिमेंट्स हैं, वो उनके खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं उनके फर्दर टुवर्ड द वेस्ट। वो उनके ईस्ट में नहीं है, उनके फर्दर टुवर्ड द वेस्ट। और करमान की लोकेशन जो है वो पाकिस्तानी बलूचिस्तान के प्रॉक्सिमिटी आ जाती है, और वहाँ पर इराक से और सीरिया से बैठ के, ये टर्की से बैठ के, किसी प्रॉक्स, टर्की में तो है भी नहीं उनके खिलाफ प्रॉक्सी ग्रुप, तो सीरिया और इराक के अंदर से प्रॉक्सी ग्रुप जो हैं वो करमान को कंसीड नहीं कर सकते थे। करमान की दहशतगर्दी का जो एक्ट है, जिसमें 80 से ज़्यादा ईरानी जो है वो जाँ बहक हुए कासिम सुलेमानी की एनिवर्सरी में, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी बलूचिस्तान से हुआ है, और अपना जो डिस्प्लेजर और एंगर है उसको उन्होंने डिस्प्ले करने के लिए, कन्वे करने के लिए, मैसेज करने के लिए ये मिसाइल स्ट्राइक की थी। अब जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है कि जैश अल अदल वहाँ से एक एंट्री स्टेज कर रहे थे रस्क की तरह के अटैक करने के लिए, और जो पाकिस्तान ने एक्सप्लेनेशन दी है कि ये BLA BLF यहाँ से बैठ के कार्रवाई कर रहे थे, हम अरसे से बता रहे थे, ये दोनों कहने की बातें हैं। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव शेपिंग के लिए, बताने के लिए सरकारी नैरेटिव है। असल बात है कि उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर कन्वे किया है, और पाकिस्तान ने अपना काउंटर स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर कंटिन्यू किया है। इससे कोई सूरत हाल हल हुई नहीं है। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हल हो गई है, मेरी 12 साल की लड़की के हवाले से, बच्ची के हवाले से हल हो गई है, लेकिन किसी मेच्योर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिचुएशन जो है किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी।
अभी बहुत से लोग ये समझते हैं कि ईरानियन ये क्वेश्चन भी उठा पिछले व्लॉग्स में कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी, कुछ लोगों ने कहा कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड को जो है वो तो बड़ी एक डिसिप्लिन फोर्स है, और आप कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने एक रोग एलिमेंट नहीं है। इनको रोग होने की जरूरत नहीं है। ये लिटरली ईरान की फौज की तरह की एक चीज़ है ये, लेकिन ईरान की फौज भी नहीं है। इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, जिसको पासदारान इनकलाब भी कहते हैं और ये पासदारान भी इनको सिंपली कहते हैं, ये एक पैरेलल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। और ये आईएसआई रेज टू इन्फिनिटी है, ये आईएसआई प्लस है। यानी आईएसआई पाकिस्तान में जिस तरह से चीज़ों को कंट्रोल करती है कि उसने जुडिशरी कंट्रोल की हुई है, मीडिया कंट्रोल किया हुआ है, बैंकिंग कंट्रोल की हुई है, सब लोगों के माइंड कंट्रोल किए हुए हैं, अखबारों के एडिटर कंट्रोल किए हुए हैं, पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स कंट्रोल की हुई है, पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री जितनी ब्यूरोक्रेसी है उसे कंट्रोल किया हुआ है। पासदारान इससे कहीं बढ़ के ईरान के बॉडी पॉलिटिक को कंट्रोल करते हैं। और जो ईरान की गवर्नमेंट होती है, जिसका कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है, जिसका फॉरेन मिनिस्टर है, वो सब जो है वो पासदारान के रहमो करम के ऊपर है। सो ईरान के अंदर जो पैरेलल सिस्टम है, और ये पासदारान ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, ये मई 1979 में उस वक्त क्रिएट की जब इमाम खुमैनी को सिर्फ 3 महीने हुए थे पेरिस से वापस आए हुए रेवोल्यूशन को लीड करते हुए, जब शाह ईरान दौड़ गए, तो इमाम खुमैनी ने मई 1970 वो फरवरी 1979 में वापस उन्होंने लैंड किया था इस विक्टोरियस। और मई 1979 में इसे खड़ा किया गया। और इसे खड़ा करने की बुनियादी वजह ये थी कि शाह ईरान की जो ईरानियन आर्मी थी, इट वाज कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू अमेरिका। उसके अंदर शाह का भी इन्फ्लुएंस था, शाह के लॉयलिस्ट का भी इन्फ्लुएंस था, लेकिन सबसे बढ़ के वो सारी की सारी फौज जो है, उसकी पूरी स्ट्रक्चरिंग ट्रेनिंग जो है वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में हुई थी। उस फौज को काबू में रखने के लिए एक पैरेलल फोर्स जो है खड़ी की गई, जिसका बुनियादी मैंडेट ये है कि उसने इस्लामिक रेवोल्यूशन जो है उसको प्रोटेक्ट करना है। और ये कहा जाता है कि ये फोर्स ही एक ऐसी फोर्स है जिसने वेस्टर्न कंट्रीज को, अमेरिका को, ईरान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने का मौका नहीं दिया। हैड इट बीन ऑन द ईरानियन आर्मी जस्ट लाइक द टर्किश आर्मी, तो अमरीकियों को मौका मिल जाता कि वो ईरानियन आर्मी के जरिए ईरानियन पॉलिटिक्स में पेनिट्रेट करते और रेवोल्यूशन को दोबारा से फेल कर सकते थे। और अगर 40-45 बरस में उनको मौका नहीं मिल सका, उसकी वजह ये थी कि ये पैरेलल स्ट्रक्चर जो है वहां पे खड़ा कर दिया गया। ये पैरेलल स्ट्रक्चर जो है, ये नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है, ये इंटेलिजेंस के काम करता है, ये पर्शियन गल्फ की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है, ये फौज के ऊपर नजर रखता है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के खिलाफ फौज के अंदर कोई बगावत, कोई ऐसे अनासर जो है वो ना पाए जाते हैं। और जितनी एजेंसीज हैं जो रीजन में कर रही हैं, खा वो अमेरिकन हो या इसराइली हो, ये उनको काउंटर करने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ी गुंडा किस्म की, बदमाश किस्म की ये एक फोर्स है जो पूरे ईरान के अंदर मनमानी करती है। इसके पास अपनी मिलिट्री कंपोनेंट है, इसके पास अपना नेवल कंपोनेंट है, इसके पास एरोस्पेस कंपोनेंट है, और मिनिस्ट्री अंदर भी इसके पास एक पुलिस फोर्स है जिसको बसीज कहते हैं। और बसीज का बड़ा रोल है कि जब 2008-9 में इलेक्शंस के खिलाफ ग्रीन मूवमेंट चली, उस ग्रीन मूवमेंट का जोर तोड़ने में बसीज ने बड़ा रोल प्ले किया। इसी तरह औरतों की जो मूवमेंट चली 1-2 साल पहले, आपने देखा होगा, बहुत बड़ी सिविल सोसाइटी की मूवमेंट तेहरान में चली थी, उसको भी तोड़ने में बसीज ने बड़ा रोल प्ले किया। तो ईरान के अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, और वो खासा डिस्टर्ब किस्म का स्ट्रक्चर है। वंस अगेन आई वुड से, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जो पाकिस्तान के अंदर मिसाइल्स फेंके, ये उनका बहुत बड़ा ब्लंडर था, उन्होंने सीरियस मिस कैलकुलेशन की। लेकिन अब मैं आपको स्टेटमेंट जो है, मैं स्क्रीन शेयरिंग करके मैं आपको ईरानियन मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स की स्टेटमेंट दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको एक टोटली डिफरेंट सिचुएशन नजर आएगी। ये स्टेटमेंट बुनियादी तौर पे जो है ये इस ख्वाहिश का इजहार करती है कि पाकिस्तान और ईरान दोनों इस्लामी मुल्क हैं। इसके बाकायदा इसके ऊपर लिखा गया, द स्टेटमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान रिगार्डिंग द रीसेंट इंसिडेंट्स ऑन द पाकिस्तान बॉर्डर। इसके ऊपर तो ये लिखा गया है, जो कुछ इसमें लिखा गया है इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। आप जाके अगर इसको सर्च करना चाहें तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर यूआरएल भी आपको मिल जाएगा, भर के मिल जाएगा। जिस चीज़ को मैंने येलो में हाईलाइट किया है, इसको जरा सुने। एट द सेम टाइम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान adheres to the policy of good, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने disproportionate, unbalanced and acceptable drone and unacceptable drone attack on the non-Iranian villages on the border of the two countries। लेकिन जो इसका ऑपरेटिव पार्ट है, जो समझने वाला पार्ट है, at the same time the Islamic Republic of Iran adheres to the policy of good neighborliness and brotherhood between the two nations and the two governments of the Islamic Republic of Iran and Pakistan. It does not allow enemies, who are the enemies, America and Israel, to strain the amicable and brotherly relations of Tehran and Islamabad. The Islamic Republic of Iran considers the security of its people and its territorial integrity as a red line and strongly expects the friendly and brotherly government of Pakistan to adhere to its obligations in preventing the establishment of bases and the deployment of armed terror groups on its soil. अब यहाँ दो चीजें आ जाती हैं इसके ऑपरेटिव पार्ट में। एक चीज तो है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ द आर्म टेररिस्ट ग्रुप जैसे जैश अल अदल है,
लेकिन यहाँ लफ्ज़ बेसिस भी इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, इसको आप ज़हन में रखें। मैं इसकी, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे ये बताया, ये कंफर्म नहीं है, कि ईरान को बहुत शक है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को एक से ज़्यादा बेस देने पे कमिट किया है, और अमेरिकन बेसिस जो है वो या तो ऑपरेशन होने वाले हैं, या हो चुके हैं, या हो जाएंगे बहुत जल्दी। और ईरान को बहुत ज़्यादा धड़का खौफ है कि पाकिस्तानी बलूचिस्तान जो है उसमें ऐसे बेसिस जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इसकी हकीकत क्या है, इससे हम ठीक तरह से वाकिफ नहीं। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ शुरू में बताई है, इसके शुरू में, कि ईरान जो पाकिस्तानी बलूचिस्तान है, इट इज़ 43% ऑफ पाकिस्तानी लैंड मास, जिसमें सिर्फ 1 सवा करोड़ की आबादी रहती है, और ईरान की साइड पे भी यही सूरत हाल है। सो ये इतनी बड़ी टेरिटरी है कि ये, इसके अंदर कोई भी खामोशी से बेसिस भी रह सकते हैं, ग्रुप्स भी बन सकते हैं, फॉरेन पावर्स आके अपने बेसिस सेट कर सकती हैं, और किसी को कभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा फारग एम्प्टी स्पेस है। लास्ट पैराग्राफ देख लें। The Islamic Republic of Iran always adheres to its policy of good neighborliness and does not allow its enemies and terrorist allies to strain these relations, and does not allow its enemies and terrorist allies to strain these relations, especially when the genocide and crimes of the Zionist regime are foremost issue affecting the Islamic world. अब ईरान की जो सारी पॉलिटिक्स है, मैं बेसिकली समझता, देखिए ईरान की जो सारी ग्रैंड स्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स है, शिया सुन्नी के अगर तनाज़ुर में आप इसको देखें, तो कहा जाता है कि 10 से 13% जो मुस्लिम आबादी है, तकरीबन एनीवेयर बिटवीन, जो तकरीबन 2 अरब या पौने 2 अरब की मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसमें से सिर्फ 10 से 13% जो है वो शिया हैं। और ईरान की जो तकरीबन 9 करोड़ की आबादी है, उसमें आप कह सकते हैं कि 6-7 करोड़ के करीब शिया पॉपुलेशन जो पाई जाती है। बावजूद इतनी कम पॉपुलेशन होने के अक्रॉस द वर्ल्ड, ईरान ने अपने आप को मुस्लिम दुनिया की बहुत इंपॉर्टेंट ताकत और लीडर की हैसियत से सेल किया है, मार्केट किया है। और मार्केट उन्होंने इस तरह से किया है कि उन्होंने ऐसे कॉजेस को उठाया हुआ है जो शिया सुन्नी डिवाइड को ट्रांसेंड करते हैं। सो वो अरब हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करते हैं, जो कि शिया फोर्स है, लेकिन वो फ़लस्तीनी हमास को भी सपोर्ट करते हैं, और वो पैलेस्टीनियंस का जो अरब कॉज है, विच इज़ वेरी इमोशनल कॉज फॉर द अरब स्प्लिट, उसको भी एस्पाउस करते हैं। वंस अगेन उन्होंने इस प्रेस रिलीज के अंदर भी ग्रैंड स्टैंडिंग की है कि पाकिस्तान ने ज्यादती तो हमारे साथ बहुत की है, लेकिन इतने बड़े बड़े इश्यूज मुस्लिम दुनिया के हमारे सामने हैं, जायनिस्ट एजेंडा है, हमास की सूरत हाल है, कि हम ये समझते हैं कि दोनों ममालिक को अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। सो इन द लार्जर इंटरेस्ट हम इस पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब वो कॉम्प्रोमाइज इस हद तक है कि वो स्ट्राइक वगैरह नहीं करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी प्रॉक्सी मसल को पाकिस्तान के अंदर फ्लेक्स नहीं करेंगे। हो सकता है फौरी तौर पर ना करें, लेकिन आने वाले वक्तों में करेंगे। दूसरा जो इसमें रिस्क है वो ये है कि इंडिया बीइंग वेरी वेरी स्मार्ट एंड सोफेस्टिकेटेड फॉरेन पॉलिसी, बहुत ही सोफेस्टिकेटेड फॉरेन पॉलिसी इंडिया की, कि इंडिया ने बावजूद अमेरिका के क्लोज रिलेशनशिप के, उन्होंने ईरान के साथ भी एक बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप जो है रखा है। इंडिया ने अरब कंट्रीज के साथ भी वैसे रखा हुआ है। हर अरब कैपिटल में इंडिया के रिलेशंस जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर है। लेट इट बी सऊदी अरेबिया, लेट इट बी कतर, लेट इट बी यूएई, दुबई हो या अबू धाबी हो, हर जगह हिंदुस्तान का जो रिलेशनशिप है उसमें ज़्यादा ट्रस्ट है, उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उतनी सक्सेसफुल नहीं है। अच्छा, चलिए, ये तो खासा कुछ हो गया। अब इसको मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब वापस आ जाते हैं। अब ये आपने देख लिया कि इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है वो इस पूरे हैंगओवर के अंदर फंसी हुई है। अब हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को, नवाज शरीफ साहब ने हाफिजाबाद के अंदर अपनी पहली स्पीच की। इससे पहले मरीम नवाज साहिबा ने अपनी जो इलेक्शन कैंपेन थी उसको किक स्टार्ट किया था, मेरा ख्याल है उकाड़ा से 2-3 दिन पहले। और वहाँ पर भी बड़ा लैक क्लस्टर उनकी परफॉर्मेंस थी। हाफिजाबाद में भी कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। नवाज शरीफ साहब एक हेलीकॉप्टर से वहाँ पे पहुँचे, और नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर एक बड़ा मुख्तसर किस्म का खिताब किया, ग़ालिबन 10-11 मिनट का। और नवाज शरीफ साहब का खिताब जो है बहुत स्पिरिटेड नहीं था। उन्होंने पुरानी बातें दोहराई। बहुत से लोग बोल चुके थे जो नवाज शरीफ साहब बोले, और 10 मिनट बोल के उन्होंने स्टेज जो था वो मरीम नवाज के हवाले कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मुझे 2017-18 में, 2017 में हटाना दिया जाता हो, तो पाकिस्तान के जो इकनॉमिक हालात हैं बहुत मुख्तलिफ होते। आज कोई आदमी अनएम्प्लॉयड ना होता, कोई आदमी नाखुश ना होता। इस तरह की उन्होंने बातें रिपीट की। लेकिन लोगों ने ऑब्जर्व ये किया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खासे बुझे बुझे हुए थे। अब वो बुझे बुझे इस वजह से भी हैं कि उनको ये पता चल रहा होगा कि पूरे पंजाब के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने कन्वे ये किया है पाकिस्तान के रेवोल्यूशनरी गार्ड को, पाकिस्तान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको उन्होंने ये कन्वे किया है कि भाई साहब, नवाज शरीफ साहब को 90 सीटें दिलाना जो है, इस हल्के में उनको जिताना हमारे बस से बाहर है। कि सूरत हाल इस किस्म की है कि हर डिप्टी कमिश्नर को बड़ी खबर होती है उसके डिस्ट्रिक्ट की। तो उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल हमारी बस से बाहर है, और ये जो हमें मैंडेट दिया गया है कि इतनी इतनी सीटें निकालनी है नवाज शरीफ के लिए, खासा मुश्किल किस्म का काम है। तो नवाज शरीफ साहब को
कि ज़ाहिर है कानों में ये बात पहुंची होगी कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो खासा मुश्किल टास्क समझ रही है कि उनको जिताना खासा मुश्किल काम होगा, तो ये भी एक वजह हो सकती है। उन्होंने देखा होगा कि जो क्राउड्स आ रहे हैं मरियम को देखने के लिए, उनको देखने के लिए, वो कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिटेड नहीं है, उनको वो भी खबर होगी। उनकी अपनी पार्टी की इंटेलिजेंस उनको क्या बता रही है कि पंजाब की तूलर्स में क्या सूरत हाल है। ज़ाहिर है कि पब्लिक बयान और होते हैं, अंदर की बात और होती है, वो भी उनको पता चल रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पर एक और भी वजह है। ये बात नोट करें कि जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने ईरान के ऊपर ईरान की स्ट्राइक्स, ना उन्होंने ईरान की स्ट्राइक्स को इस हाफिजाबाद के अंदर कंडेम किया, ना पाकिस्तान की काउंटर स्ट्राइक्स को उन्होंने प्रेज किया और अप्रिशिएट किया। उन्होंने इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक, मुझे ये लगता है कि इस पे हमें मानना पड़ेगा, कोई चाहे या ना चाहे, आप चाहें ना चाहें, हमें ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी पॉलिटिशियंस जिंदा हैं, फील्ड के अंदर हैं, उनमें से कोई भी पाकिस्तान की हुकूमत करने का और सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को समझने का और पाकिस्तान की तारीख पे किसी की इतनी गहरी उसकी नब्ज़ के ऊपर किसी की इतनी गहरी गिरफ्त नहीं है। 1982 से ये शख्स, जनाब नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का एक कैरेक्टर है। वो कोई हॉवर्ड से, कोलंबिया से, स्टैनफोर्ड, येल वगैरह से पढ़ के नहीं भी आए, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बुनियादी तौर पे वो इसके एक्टिव प्लेयर है और उनको बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा है कि पाकिस्तान में चीज़ें जो है वो किस तरह से शेप होती हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये जो कुछ हुआ है गुज़श्ता 48 घंटे में बिटवीन पाकिस्तान और ईरान, इससे नवाज शरीफ साहब खास से परेशान है। और नवाज शरीफ साहब को लग रहा है कि वो लोग जिन पे उन्होंने तकिया किया था, भरोसा किया था, कहीं वो इसका किसी और किस्म का फ़ायदा जो है वो ना उठा जाए। उनको एक धड़का जो है वो लगा हुआ है। ये एक मेरा इस पे एनालिसिस है। वन सेकेंड, दिस इज माय एनालिसिस। वैसे पीएमएलएन की तरफ से इक्का दुक्का कमेंट जरूर हुए ईरान वाली चीज़ में। ख्वाजा आसिफ साहब ने कमेंट किया, खासा ब्लैक एंड व्हाइट किस्म का। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो हैं पीपल्स पार्टी में, उन्होंने बड़ा खुल के, बड़े पैशनेट तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट किया है, जिसमें शरी रहमान साहिबा भी हैं, जिसके अंदर बिलावल जरदारी भुट्टो साहब खुद भी हैं, और भी बहुत से लोग हैं। पीएमएलएन की तरफ से जनरली उतना जोशो खरोश विजिबल समाउदर नहीं हुआ। ये मैंने आपको सारी इसकी सिचुएशन बता दी। अब आ जाएं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की ओर। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ साहब को 90 सीटें दिलाना खासा मुश्किल लग रहा है डिप्टी कमिश्नर्स को। पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि तहरीक इंसाफ जो है, जब से उसको बल्ला छीन लिया गया है, उसके पास एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन चैलेंज है कि वो कैसे लोगों को बताएगी। हर हल्के के अंदर एक एमएनए है, दो उसके एमपीज हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन इससे बड़ा एक चैलेंज उसके लिए शूट जो खड़ा हो गया वो ये हो गया कि 700 और 800 के दरमियान में तहरीक इंसाफ ने नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के हिसाब से टिकट जो है वो बांटे। और तकरीबन 2400-2500 लोग हैं जिनको टिकट नहीं दिए। टोटल 2500 लोगों ने, 2400 से ज़्यादा लोगों ने टिकट मांगे थे, उनमें से 700 के करीब लोगों को टिकट दिए हैं। अगर आप 800 कर लें तो आप समझें कि 1600-1700 लोग ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं दिए। वोट भी अपने आप को पीटीआई ही का कहते हैं, वो भी पीटीआई की अपने आप को लोग समझते हैं। अब अच्छा, अब बल्ले का निशान है कोई नहीं। या तो बल्ले का निशान होता कि ये इसके पास बल्ले का निशान है, आपने बल्ले के निशान पे वोट डाला। बल्ले का निशान नहीं, हर आदमी के पास अपना अपना निशान है। इसमें एक बड़ी कयोटिक सिचुएशन बन जाती है कि वो जो नाराज लोग हैं, अगर तहरीक इंसाफ की लोकल हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो लोग खड़े हो रहे हैं एमएनए एमपीए के लिए, वो इन लोगों के साथ कोई पावर अरेंजमेंट या पॉलिटिकल डील नहीं करते और उन्हें अपने साथ नहीं रखते, तो ये भी विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तानी रेवोल्यूशनरी गार्ड अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि असल में मैं हूँ पीटीआई का, मैं हूँ जिस पे इमरान खान ने एतमाद किया है, मुझे गौहर अली खान ने टिकट नहीं दिया, मुझे रऊफ ने मेरे साथ ज्यादती कर दी, मरवत जो है वो मेरे साथ खेल खेल गया है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि ये लोग जो जो असल लोग हैं वो कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बिकॉज तहरीक इंसाफ का निशान उनके पास नहीं है। इस इलेक्शन में, जिसमें शायद ही किसी सियासी जमात ने इतने नामुसाइद हालात में पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में कोई इलेक्शन लड़ा हो, अगर तहरीक इंसाफ ने इस कम्युनिकेशन चैलेंज को हैंडल कर लिया, इस लॉजिस्टिक चैलेंज को, इस ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज को हैंडल कर लिया, तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा माइंड रेवोल्यूशन होगा। उसके बाद इस पार्टी का रास्ता जो है वो कोई नहीं रोक सकता, बट दैट रिमेन्स टू बी सीन। अब आ जाती है मरवत साहब। मरवत साहब की एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है कि वो कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान ने कहा था कि सिंध जाओ, पंजाब ना जाओ। बाकी लोग ये पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान ने, वो अलीमा खान साहबा की एक स्टेटमेंट चला रहे हैं कि अलीमा खान ने के सामने ये बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सिंध ज़रूर जाओ और पंजाब में भी जाओ। लेकिन मरवत साहब पंजाब में नहीं कर रहे, कन्वेंसिंग नहीं कर रहे, कैंपेन नहीं कर रहे, सिर्फ सिंध का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया। तो अभी इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होती चंद घंटों में। थैंक यू सो मच।